गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। चलिए गाइस, तो देखिए पॉलिटी पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो पॉलिटी का सेशन हमारा चल रहा है ये। तो अभी हमने कल पढ़ा था बच्चों कौन सा अधिनियम, 1858 का अधिनियम। तो उसमें क्या क्या देखा था कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके शासन को इंडिया से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में भारत के शासन की जो बागडोर थी बच्चों, वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में। फिर इन दोनों ने क्या काम किया बच्चों के, वहाँ पे अपने मंत्रिमंडल में एक नई पोस्ट शुरू की, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि भारत का राज्य सचिव। अब भारत का राज्य सचिव का एक नया पद आ जाता है, जिसके पास में टोटल कमांड चली गई भारत के शासन की। फिर आपने आगे क्या देखा था कि बच्चों उसकी मदद करने के लिए 15 सदस्यों की एक इंडियन काउंसिल बनाएगी, भारत परिषद बनाएगी, जिसमें क्या था 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा और 7 सदस्यों की नियुक्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बच्चों, उसके डायरेक्टर के द्वारा उसकी नियुक्ति की गई। ये आपने पढ़ा था। उसी के आगे बच्चों एक नया अधिनियम आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यहाँ पे 1861 का अधिनियम। चलिए गाइस, तो मैं डायरेक्ट उस पर बात कर रहा हूँ क्लास पे। चलिए गाइस, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, सर एक अधिनियम आया था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है बच्चों, देखिए जितने भी पढ़ने की जिन बच्चों की आइडियोलॉजी है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का पर पे बात क्या करो। जैसे अधिनियम का नाम सोचो, ये नाम क्यों रखा गया कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सर ये अधिनियम का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि आपने पढ़ा था 1858 के अधिनियम के तहत भारत का जो कमांड थी वो एक बंदे के हाथ में दी गई थी, जिसका नाम था भारत राज्य सचिव। और उसकी मदद करने के लिए क्या किया गया था बच्चों, एक परिषद बनाई गई थी, भारत परिषद, इंडियन काउंसिल, 15 सदस्यों वाली। तो अब जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून बना रही है, एक्चुअल ब्रिटिश कानून जो वहाँ पे बन रहे हैं, तो वो कानून, तो अब कानून कौन बना रहा है बच्चों, तो अब कानून बना रहा है आपका सचिव, भारत का राज्य सचिव और उसकी परिषद। इसी वजह से इस अधिनियम का क्या नाम है यहाँ पे, इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1861। तो आपकी अप्रोच भी हो गई, हाँ सर कि ये जो अधिनियम है, इसी वजह से भारत परिषद अधिनियम क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये अधिनियम किसने बनाया होगा, उसी परिषद के माध्यम से अधिनियम बना होगा। फिर आगे देखते हैं बच्चे, जब समय ये अधिनियम आता है उस समय बच्चों भारत का जो वॉइसराय था, या आप क्या कह सकते हैं जनरली गवर्नर जनरल। आपको वॉइसराय भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद किस में कन्वर्ट कर दिया था, वॉइसराय में। तो बच्चों जिस समय यह अधिनियम है उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वॉइसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था बच्चों, लॉर्ड कैनिंग। मैंने आपको उस टाइम पर भी टाइम बताया था इसका, 1856 से 62 तक। देखो 1858 के अधिनियम में मैंने क्या लिखा था, लॉर्ड कैनिंग का टाइम लिख दिया था 61। तो जनरली वो कानून का जो कहाँ तक है, 62 तक है। ये बात समझ में आ गई। आपने ये सीखा सब, जिस समय भारत परिषद अधिनियम आया उस समय भारत का जो वॉइसराय था वो कौन था बच्चों, लॉर्ड कैनिंग नामक एक अंग्रेज था। अब इस लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया बच्चों, यहाँ अभी समझेंगे। इसने भारत में चलिए, तो सर लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया बच्चों, भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। आप क्या देख रहे हैं, सर लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था 1861 के अधिनियम के तहत भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरू किया। अब ये सर ये विभागीय प्रणाली के बारे में जान लेंगे आप लोग। पहले यहाँ पे एक तरह से ये समझ लेंगे, जैसे कुछ मंत्री थे इसके टाइम पे, तो मान लो किसी को बनाया इसने, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ बच्चों, रेल मंत्री बना दिया किसी को मान लीजिए विदेश मंत्री, किसी को मान लीजिए बना दिया वित्त मंत्री। इस तरह से क्या था, इसने अपने मंत्रियों को क्या कुछ पद दिए कि हाँ भाई आप रेलवे डिपार्टमेंट का काम देखेंगे, आप विदेशी मामलों का डिपार्टमेंट देखेंगे, आप फाइनेंशियल से रिलेटेड डिपार्टमेंट देखेंगे। एक रेवेन्यू वाली राजस्व अधिकारी बना दिया किसी को।
यानी कि आप राज्य से होने वाली जो इनकम होगी उसकी देखरेख करेंगे। तो इस तरह से क्या था, पद डिवाइड किए। इसी व्यवस्था को कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया सर आपका विभागीय प्रणाली क्या होती है, तो आप ऐसा समझेंगे, जर्नली क्वेश्चंस भी कवर है और यहाँ से एग्जाम में भी आया है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब अर्थात एक तरह से ये समझ लो कि ऐसा समझेंगे बच्चों, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब एक तरह से क्या कि बच्चे जब ये अधिनियम भारत में, मतलब जब ये सिस्टम भारत में लागू हुआ, तब इसके तहत क्या हो जाता है बच्चों, एक तरह से कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। ये क्या सिस्टम है सर, इसको जान लो बच्चों। एक चीज उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे आपको पता है कि एक इंडिया में है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। क्या सभी को पता है इस बारे में? चलिए, तो बच्चों भारत के अंदर क्या होती है, पार्लियामेंट होती है। और ये पार्लियामेंट के क्या होते हैं बच्चों, दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? दो सदन, जैसे राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, अब इनके जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एमपी। टोटल एमपी जो होते हैं बच्चों 245 प्लस 545, यानी कि ये हो जाएंगे 790 समथिंग। इतने एमपी होते हैं कहाँ पे? संसद के अंदर। आप क्या देख रहे हैं सर, पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्यों के जो होते हैं उनको हम एमपी कहते हैं। इतने, ये राज्यसभा के हैं, ये लोकसभा के, टोटल इतने लोग हैं जो कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में। तो हम इतने सदस्यों में से या इतने एमपीओ में से हम क्या काम कर देंगे बच्चे, 15% लोगों को, कितने परसेंट को? हम 15% लोगों को बनाएंगे मंत्री। क्या बनाते हैं? मंत्री बनाते हैं। हाँ भाई, आप क्या बन जाओ, जैसे मान लीजिए आप बन जाओ विदेश मंत्री, आप बन जाओ रक्षा मंत्री, ठीक, आप बन जाओ मान लीजिए कपड़ा मंत्री, आप रेलवे परिवहन, ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपते हैं ना। तो जिनको ये जो डिपार्टमेंट्स है बच्चे, इसी व्यवस्था को कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि विभागीय प्रणाली। तो याद रखेंगे बच्चों, भारत में विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत है वो कब हुई बच्चों? तो वो भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत हुई है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ से एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है आपसे कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव भी पड़ी, क्योंकि पोर्टफोलियो सिस्टम जो स्टार्ट होता है तो इसकी जो आज हमारे भारत में भी ये होता है, तो उसकी शुरुआत कब से हुई है? यहाँ से हुई है। ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड थिंग्स क्या होता है बच्चों कि ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, इस एक्ट के तहत क्या होता है बच्चों, एक और अन्य अधिनियम पारित हुआ था जिसको हम कहते हैं इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। और ये कब पारित हुआ था? 1862 में। चलो सर, जब ये अधिनियम आया था ना, कौन सा? भारत परिषद अधिनियम, तो इसी परिषद के माध्यम से एक और अधिनियम बनाया गया था। कब? 1862 में, और उसका नाम था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। और इस अधिनियम के तहत क्या होता है बच्चों, भारत में चलिए, तो इस अधिनियम के तहत कौन से? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग यह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1862 में। तो इसके अकॉर्डिंग भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है। बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और आपका मद्रास उच्च न्यायालय। यानी कि बंबई हाई कोर्ट बना, कलकत्ता हाई कोर्ट बना एक, और एक मद्रास में हाई कोर्ट बना। और ये कब बने हैं तीनों? तो जबकि ये बने थे कब? 1865 में। तो यहाँ से कंफ्यूजन मत हो जाना। तो आपने क्या सीखा यहाँ से? सर, इंडियन काउंसिल एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था बच्चों, एक अधिनियम पारित किया गया था, आपका इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम। और ये किस समय की बात है? 1862। तो ऐसे समझ लो, या फिर सर इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम आया था 1862 में, जिसके तहत भारत में कालांतर यानी कि कुछ समय पश्चात क्या होता है, बंबई, कलकत्ता और मद्रास में 3 उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट और वो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ किसमें? इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम में। तो इसमें क्या किया गया बच्चों, जो वॉयसराय था, आप वॉयसराय को दूसरे क्या कहते हैं? गवर्नर जनरल। तो बच्चों वॉयसराय को
चलिए अब आपने क्या देखा तीसरे पॉइंट में सर कि जो वॉइसराय है तो वॉइसराय को आपातकाल में ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी कि किस अधिनियम के तहत वॉइसराय या गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? तो यह अधिकार दिया गया है भारत परिषद अधिनियम 1861 यानी कि 1861 के अधिनियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, वॉइसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। अब सब बच्चों को नहीं पता होगा सर ऑर्डिनेंस या अध्यादेश क्या होता है, तो चलिए मैं एक ग्राफ के माध्यम से सिखा रहा हूं आपको कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। अगर आप बच्चे ऑर्डिनेंस पे बात करेंगे यानी कि अध्यादेश, तो आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी पहले। चलिए बच्चे ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं जब कानून कैसे बनाते हैं, पहले कानून को देख लो, कानून बनता कैसे है। तो बच्चे कानून बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेकर आना पड़ता है हमें, एक हम प्रस्ताव लाते हैं या एक बिल यानी कि विधेयक। अगर आपसे ये कहता है ना कोई बच्चे कानून कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, हमें एक बिल लाना पड़ेगा, फिर उस बिल को कहां पर भेजना पड़ेगा हमें, पार्लियामेंट यानी कि संसद में। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इन दोनों से क्या होना चाहिए, फिर वो पास होगा। पास होने के बाद में जो ये बिल जाएगा वो किसके पास, इसको समझ लो आप राष्ट्रपति के पास। यदि राष्ट्रपति ने उस पर क्या कर दिए बच्चों, अपने साइन कर दिए, तो यही बिल अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्ट यानी कि कानून। क्या बन जाएगा बच्चों, ये कानून बन जाएगा। तो आपने क्या देखा सर कानून कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। तो मैंने कानून कैसे बनाया जाता है, कानून बनाने के लिए पहले एक बिल यानी कि प्रस्ताव आता है, फिर उस बिल को कहाँ पेश करेंगे, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के दो सेशन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये दोनों मिलकर क्या काम करेंगे, उसको पढ़ेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद में दोनों क्या करेंगे, उसको पास करेंगे। दोनों सदनों से जब बिल कोई पास हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति की सिग्नेचर के लिए। यदि राष्ट्रपति ने उस बिल पर साइन कर दिए तो अब यही बिल क्या कहलाएगा, एक्ट यानी कि कानून। इस तरह से हम कानून बनाते हैं। क्या ये प्रोसीजर समझ में आ गई, कानून कैसे बनाते हैं? तो सर सबसे पहले हम प्रस्ताव लाएंगे, उसके बाद में उसको पार्लियामेंट में पेश करेंगे, पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा में उस पर चर्चाएं होंगी, चर्चा होने के बाद वो बिल पास होगा, पास होने के बाद राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो कानून बन गया। लेकिन अब ऑर्डिनेंस क्या होता है बच्चों, ऑर्डिनेंस यहाँ से ये है कि अगर मान लो एक कानून हमें बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, संसद में लाना पड़ेगा, संसद के फिर राज्यसभा में भेजना पड़ेगा और लोकसभा में, फिर ये दोनों पर चर्चाएं होने के बाद में जब ये दोनों पास करेंगे फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति साइन करेगा तो वो कानून बनेगा। एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है आप बिल लेकर आओ, मतलब कोई भी दस्तावेज बनाओ और डायरेक्ट यहाँ पे क्या काम कर दो, राष्ट्रपति से साइन कराओ। बिल बनाने के बाद में डायरेक्ट राष्ट्रपति ने क्या कर दी, डायरेक्ट साइन की, यानी कि संसद के पास नहीं गया। अब ये वाली प्रोसीजर ना चलकर बिल बना, डायरेक्ट क्या हुआ, राष्ट्रपति ने साइन कर दी। तो अब ये वाला राष्ट्रपति ने साइन के बाद में जो बिल बनेगा इसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश। यानी कि एक तरह से ऐसा समझा सीखा हमने कि सर अध्यादेश क्या होता है, कि अध्यादेश में ये होता है कि सर कानून तो बनाने की प्रोसीजर ये है, लेकिन इस अध्यादेश में ये होता है कि जो कोई भी कानून क्या होता है, राष्ट्रपति डायरेक्ट बनाता है। इसमें अब राष्ट्रपति राज्यसभा या एन के पास नहीं भेजता। ऐसे यहाँ पर है कि पहले क्या होता है कि कोई भी अगर कानून बनेगा तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे भी क्या होता है, पहले एक बिल आता, ठीक, वो बिल आने के बाद में क्या होता, फिर परिषद में जाता, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उस परिषद में जाएगा, परिषद के सारे सदस्य उस पर क्या काम करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस अगर मान लो परिषद ने पास कर दिया तब जाके फिर वो वापस किसके पास जाएगा, गवर्नर जनरल यानी कि वॉइसराय के पास। उसके बाद में अगर इसने पास कर दिया तो वो कानून बनता था। तो ये वाला सिस्टम फॉलो ना हो के अध्यादेश का मतलब ये है कि कानून डायरेक्ट कानून बनाया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो प्रश्न ये है कि किस अधिनियम के तहत वॉइसराय या गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की पावर मिली? तो ये अध्यादेश जारी करने की पावर मिली है भारत परिषद अधिनियम 1861 से। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए अब आगे बात करते हैं गाइस। हम गाइस क्या करेंगे, अब पॉइंट बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर अगर 4 पे बात करें तो बच्चों चलिए गाइस, तो अब आपने क्या देखा
कि सर इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण हुआ। किस अधिनियम से? 1861। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? तो चलिए इसका अगर मैं मीनिंग सिखाऊं आपको बच्चों, तो ये जो वर्ड यूज किया गया ना, विकेंद्रीकरण, तो जो क्या होता है आपका विकेंद्रीकरण? तो विकेंद्रीकरण का मतलब यहां से ये है डिवीजन ऑफ पावर। चलिए देखिए, एक बच्चे का पर्सनली कमेंट्स आया था, सर इतना डीप ना पढ़ाया करो। बच्चे मेरे चैनल का नाम है फाउंडेशन स्टडी। फाउंडेशन का मतलब ये है कि मैं हर एक चीज़ को बहुत ही ब्रीफली ही समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल से। अगर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं जानकारी विकेंद्रीकरण क्या है। तो आप बच्चे विकेंद्रीय या डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्ति प्रतिकरण का, शक्ति प्रतिकरण। आप ऐसा समझ लो, अगर आपसे कोई कहे भी शासन का विकेंद्रीकरण हुआ, क्या हुआ बच्चों? शासन का विकेंद्रीकरण। तो इसका मतलब ये, शासन का मतलब ये है कि जो पावर है शासन की, वो क्या हो जाएगी बच्चों? बट जाएगी। किस किस के बीच में? वो बट जाएगी आपका सेंटर के बीच में, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्या ये बात समझ लेंगे बच्चों आप यहां से? तो हुआ क्या बच्चों के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विधायिका के बीच में और देश के शासन का क्या कर दिया गया है? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का प्रतिकरण। अर्थात ये कह सकते हैं अब शासन क्या था बच्चों? ये बट गया किसमें? केंद्र में और राज्यों के बीच में। क्या ये बात समझ में आ गई? और इसी के तहत क्या होता है बच्चों? तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि सर प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण हुआ। अर्थात इससे क्या होता है बच्चों? मद्रास और बंबई की जो सरकारें हैं, इन दोनों प्रांतों की जो सरकारें थी, इन दोनों प्रांतों की सरकारों को भी क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार मिला, तथा उस कानून में ये लोग क्या कर सकते थे? संशोधन भी कर सकते थे। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि सर प्रांतीय विधायिका और तथा देश के शासन का जब विकेंद्रीकरण हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? मद्रास और बंबई की सरकारों को पुनः एक बार फिर से, पहले कानून दिया था फिर बीच में छीन लिया था, तो दोबारा से क्या कर दिया गया? कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। और वो जो कानून उन्होंने बनाया वो चाहेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन ये थी, अगर वो कानून बनाना है तो वो क्या काम कर सकते हैं बच्चे थे अब, कि जो प्रांत थी वो कानून तो बना सकते थे, लेकिन उस पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य थी। यानी कि अगर कोई भी प्रांतीय सरकार, चाहे वो मद्रास की हो, बंबई की हो, बंगाल की हो, उत्तर पश्चिम प्रांत की हो, अगर वो कोई भी ऐसा राज्य है या वहाँ की विधायिका, जो राज्य की विधायिका है, अगर वो कानून बनाना चाहती है तो वो कानून किसकी अनुमति से बनेगा? गवर्नर जनरल की, यानी कि वॉइसराय की अनुमति से वो कानून बनेगा। कि ये बात समझ में आ गई? चलिए इसी के तहत क्या होता है बच्चों? कुछ प्रांतों में, चलिए तो देखिए इससे क्या होता है कि बच्चों के इसी के माध्यम से जो प्रांतों में क्या होता है कि बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम प्रांत में आपका 1886 में, और पंजाब में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे प्रांतीय विधायिका की स्थापना, प्रांतीय विधायिका की स्थापना। यानी कि अब इन प्रांतों में भी, जैसे पहले मद्रास की सरकार अपनी थी, बंबई की सरकार अपनी थी, और बंगाल में तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी थी, तो अब क्या होता है बंगाल में उसके साथ साथ में भी क्या होता है, यहाँ पर भी अब क्या बना दी गई? आपका प्रांतीय विधायिका। तो यहाँ पे आपका बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम प्रांत में 1886 में, और पंजाब में कब? 1897 में क्या बन जाती हैं बच्चों? प्रांतीय विधायिका बन जाएंगी। अब ये क्या काम करेंगी प्रांतीय विधायिका? अपने क्षेत्रों के लिए भी कानून बना सकेंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे देखते हैं गाइस। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो अब आता हमारा कौन सा पॉइंट बच्चे? 5 पॉइंट। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो उस समय बच्चों क्या था कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, जिसको हम क्या कह सकते हैं? वायसराय। तो वायसराय को क्या था बच्चों? कुछ पावर दी गई। क्या पावर दी गई थी? तो वायसराय क्या काम कर सकता है बच्चों? यहाँ पे देखेंगे, इसको यहाँ पे बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, जैसे कि नए
प्रांतों का गठन, या फिर दूसरा, उन प्रांतों में जी का मतलब गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति, उन प्रांतों में गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकता, लेफ्टिनेंट, एल जी का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकता था। साथ साथ में उनका जो एरिया है, क्षेत्र, तो उनके क्षेत्र को क्या कर सकता था बच्चों, वो बढ़ा सकता था या फिर घटा सकता था। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि आपने क्या देखा सर, भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से गवर्नर जनरल यानी कि वॉइसराय को की जो पावर थी उसको बढ़ा दिया गया। अब वॉइसराय क्या काम कर सकता है बच्चों, नए प्रांतों का गठन कर सकता है और उन प्रांतों में गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है और साथ साथ में उन क्षेत्रों को क्या कर सकता है, घटा भी सकता है या फिर बढ़ा भी सकता है। एक काम तो ये देखेंगे। सेकंड क्या किया गया बच्चों, इस गवर्नर जनरल की क्या थी, गवर्नर जनरल की एक परिषद थी, द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। इसकी जो परिषद थी ना, तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, इसकी परिषद में क्या था, एक तो गवर्नर जनरल स्वयं हो गया, प्लस कितने सदस्य थे, 4M का मतलब है 4 सदस्य थे। तो यहाँ पर बच्चों एक सदस्य और ऐड कर दिया गया। कितना सदस्य, एक, तो अब टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 मेंबर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये जो सदस्य इसको ऐड किया गया ना, ये होना चाहिए एडवोकेट जनरल यानी कि विधि वेत्ता। एक चीज तो ये सीखा। तो बच्चों दूसरा क्या किया गया बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड का मतलब जाना जाता है, बोलते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद के बारे में बात कर रहा हूं, इसको वहां बोलते हैं बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है ये, उस समय की सेंटर केंद्र सरकार थी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? एक बार फिर से सर, गवर्नर जनरल यानी कि वॉइसराय के अधिकारों में बढ़ोतरी करते हुए इसको यह अधिकार दे दिए कि गवर्नर जनरल यानी कि वॉइसराय नए प्रांतों का गठन भी कर सकता है, उन नए प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है, साथ साथ में उनके एरिया जो क्षेत्र है उसको घटा सकता है, यानी कि मान ली दूसरे की जो रियासत है उनको अपने राज्य में मिला सकता है या फिर अपने राज्यों को घटा सकता है। सेकंड थिंग, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, तो बच्चे उसमें क्या होता था, एक तो गवर्नर जनरल होता था और 4 सदस्य होते थे। तो इतना तो थे, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, एक और नए एडवोकेट जनरल यानी कि विधि वेत्ता सदस्य की नियुक्ति कर दी गई और इस प्रकार से गवर्नर जनरल की परिषद संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अगला स्टेटमेंट, इसी गवर्नर जनरल की जो परिषद है हम इसी को क्या कहते थे बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। ये आपके उस समय की क्या थी, भारत में केंद्र सरकार थी ब्रिटिश की। तो ये जो केंद्र सरकार है ना बच्चों, इस केंद्र सरकार को जो पावर थी दी गई थी, तो केंद्र सरकार की पावर ज़्यादा थी, जबकि जो राज्य सरकारें यानी कि जो प्रांतों में जहाँ पर गवर्नमेंट थी उनकी जो पावर थी, तो उनकी पावर क्या थी, इसके कंपैरिजन में बच्चों पावर कैसी है कम, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में जैसे हम देखेंगे, सार्वजनिक ऋण से जो रिलेटेड मामले होंगे, ये पावर भी किसके हाथों में सौंप दी गई बच्चों, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ से देखें बच्चों, तो जितने भी वित्तीय संबंधी मामले थे, जितने वित्तीय मामले फाइनेंस से रिलेटेड, इन मामलों में भी पावर किसके पास में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थी। थर्ड पे चीज़ अगर हम देखते हैं बच्चों, मुद्रा, कौन सी करेंसी कितना होना चाहिए, उसके बाद में डाक बेतार से रिलेटेड जितने भी मामले थे, उसके बाद में यदि अगर भारत में किसी रिलीजन से रिलेटेड कोई धर्म से संबंधित मामले थे, इन मामलों में भी देखभाल। तो इन सारे मामलों में ज़्यादा पावर किसके पास में थी, केंद्र सरकार के पास में। राज्य सरकारों के पास में इनसे संबंधित जो शक्तियाँ थी वो कैसी थी बच्चों, कम। अब मैं जो राज्य सरकार किसको कह रहा हूँ, जो प्रांतीय विधायिका है, प्रांतीय विधायिका। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस आप सबको? और ये कौन से अधिनियम में पढ़े सर, भारत परिषद अधिनियम 1861 में। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात कर रहा हूं बच्चे कि ये जो इसकी परिषद थी, तो इस परिषद की क्या होती थी बच्चों, वीक यानी कि सप्ताह में एक बैठक
तो इसकी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, तो इसकी सप्ताह में एक हफ्ते में क्या होता था बच्चों, एक बैठक जरूर होती थी, और उस बैठक की जो अध्यक्षता है कौन करेगा, वो करेगा बच्चों गवर्नर जनरल, वो भी वायसराय के रूप में। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया गाइस? तो ये जो अधिनियम अभी हमने देखा, तो ये अधिनियम था बच्चों इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1861। अब देखते हैं बच्चों नया अधिनियम। जनरली 1873। अब इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, तो बच्चों जनरली एक पॉइंट पूछा जाता है, वो ध्यान रख लेंगे। 1873 के अधिनियम में यह कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कौन सी कंपनी बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय क्या किया जा सकता है बच्चों, समाप्त। ये बात कही गई। हमने क्या सीख लिया सर, एक अधिनियम आया है 1873 में, उसमें ये कहा गया था साहब कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना, उसको हम कभी भी क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और इसी अधिनियम के इस प्रावधान के तहत क्या होता है बच्चों, 1 जनवरी 1874 को औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया बच्चों, कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए कई बार मैं ऐसे क्रॉस लगा देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो बच्चे पूरी लाइनें लिख सकता है कि 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है गाइस, तो ये हमने कौन से अधिनियम में पढ़ा है, 1873 में। तो 1873 में प्रोमिनेंट यही है कि पहला तो इसमें पहला प्रावधान ये था कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकते हैं, और इसी वजह से 1 जनवरी 1874 को औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, वो कैसे हो गए देखो ध्यान से देखेंगे। तो पहला चीज़ आपने सीखा था सर, एक अधिनियम आया था आपको 1858 का एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था बच्चों, इस एक्ट के अकॉर्डिंग भारत से ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ना, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया था। तो यहाँ पे क्या किया गया, शासन समाप्त किया गया था। और कंपनी के जो 2 बोर्ड थे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन्हें समाप्त किया गया था। लेकिन अभी भी जो कंपनी थी तो ये इंग्लैंड में काम कर रही थी और इनडायरेक्ट रूप से इंडिया में भी काम कर रही थी। लेकिन अल्टीमेटली अब क्या कर दिया गया, कंपनी को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया 1 जनवरी 1874 को। किस अधिनियम के तहत, 1873 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है गाइस, चलिए पॉइंट नंबर 2। उसके बाद में नया अधिनियम आता है बच्चों 1876 का एक्ट। चलिए, तो ये आया आपका 1876 का एक्ट। पहला पॉइंट बच्चे इसमें क्या आता है, नॉन एज। ये जो आपका 1876 का जो अधिनियम है, इसको नॉन एज का मतलब है जाना जाता है, जाना जाता है। तो ये जो अधिनियम जाना जाता है बच्चों शाही उपाधि अधिनियम 1876 के नाम से। अगर आपसे पूछा जाए किस अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम 1876 कहा जाता है, तो 1876 का जो आपका भारत परिषद अधिनियम आया था, तो 1876 के भारत परिषद अधिनियम को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, शाही उपाधि अधिनियम के नाम से जानते हैं। फिर आप पूछेंगे सर शाही उपाधि अधिनियम क्यों कहा गया, उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो बच्चों अगर ये बात अगर आप पूछेंगे तो उसका मेन रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि 28 जुलाई 1876 को महारानी विक्टोरिया, तो 28 जुलाई 1876 को महारानी विक्टोरिया को ठीक। अब इस अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम क्यों कहते हैं बच्चों, रीजन ये है कि 28 जुलाई 1876 28 जुलाई 1876 को जो महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटेन की जो सम्राट थी, तो महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया बच्चों, भारत की साम्राज्ञी या केसर ए हिंद के नाम का ये टाइटल सौंपा गया। यानी कि महारानी विक्टोरिया को क्या कह दिया गया कि केसर ए हिंद या फिर भारत की साम्राज्ञी
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया। तो देखिए घोषित करने के लिए सिंबल लगा रहा हूँ बच्चे, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइक नहीं है ये, इसका मतलब है घोषित किया गया। तो शाही उपाधि अधिनियम इसलिए कहा गया क्योंकि 28 जुलाई 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी या केसरी हिंद घोषित किया गया। के बात समझ में आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट सीख लेंगे कौन से, 1876 के अधिनियम के तहत क्या होता है बच्चों, भारत के अंदर जो मतलब आपको पता है ना, जो मतलब वॉयसराय था, अब ये जो वॉयसराय था बच्चों, तो इसको भी दूसरा नाम क्या, गवर्नर जनरल भी हम इसे कहते हैं। तो इसकी एक परिषद थी, अभी हमने सीखा था 1861 में। तो जो परिषद थी ना, तो उस परिषद के अंदर कितने सदस्य हैं बच्चों, तो एक तो गवर्नर जनरल है प्लस उसमें 5 मेंबर थे। अब यहाँ पर एक और सदस्यों को ऐड कर दिया गया। अब टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे इसमें, 6, इसको हटा के। बात समझ में आ गई बच्चे। और ये जो 6 सदस्य शामिल किया गया है ना, तो ये आपका इसको काम सौंपा गया है, लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। किसे, देखिए सर जो वायसराय था, जो वायसराय या फिर गवर्नर जनरल था ना, उसकी जो परिषद थी, तो जो इसकी परिषद थी, तो परिषद में गवर्नर जनरल हेड होता था, उसके 5 सदस्य और थे, एक नया सदस्य और ऐड कर दिया गया, टोटल 6 हो गए हैं। और इस 6 सदस्यों को क्या था, लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD, तो PWD का कार्य सौंपा गया। ये बात समझ में आ गई। एक चीज और हमें देखने को मिलेगी इसी अधिनियम, नेक्स्ट इसमें क्या किया बच्चों, कि जो PWD है, पब्लिक वर्क डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो PWD में यानी कि लोक निर्माण विभाग, तो PWD में बच्चों क्या किया गया, 6 सदस्यों की नियुक्ति। तो ये कौन सा अधिनियम में देखने को मिलेगा हमें, 1876 के अधिनियम में। चलिए आगे देखेंगे, भारत परिषद अधिनियम यानी कि चलिए, तो भारत परिषद अधिनियम 19 आपका देखिए 1892 में, तो भारत परिषद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का ये कानून आया नया। अब इस कानून के को देखते हुए इस अधिनियम के तहत क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए बच्चे, अब यहाँ से ना पहले एक छोटा सा डिपार्टमेंट सीखो बच्चे, यहाँ से थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहली चीज़ तो बच्चों यहाँ है से, जो भारत के अंदर जो सिस्टम है, किस चीज़ का बच्चों, गवर्नमेंट का सिस्टम समझो। इस अधिनियम के तहत क्या क्या होता है कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार। सर 1892 के समय की बात चल रही है। तो जो सरकार एक्चुअली क्या है ना, 2 तरह के हैं, एक आपकी यहाँ से ही सीखो। सर जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, इसके माध्यम से क्या होता है बच्चों कि जो गवर्नमेंट है, तो मैंने अभी आपको समझाने की वजह से 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो जो उस समय जो केंद्र सरकार थी बच्चों, तो जो केंद्र सरकार है वो किसको कह रहा हूं बच्चे, केंद्र सरकार कह रहा हूं मैं, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद, इसको क्या वर्ड यूज किया मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको ये पता बच्चों, गवर्नर जनरल की परिषद में क्या होता था, गवर्नर जनरल प्लस कितने मेंबर्स थे, 6 सदस्य। एम का मतलब मेंबर। आपने सीखा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, तो इस परिषद के अंदर कितने सदस्य थे बच्चों, गवर्नर जनरल था और 6 सदस्य और थे। अब इसी परिषद में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और सदस्यों को नॉमिनेट करना पड़ेगा, नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत। अब ये मनोनीत कहाँ से होंगे, यानी और सदस्य हमें चुनने पड़ेंगे, मनोनीत कहाँ से करने पड़ेंगे वो सीखेंगे। तो कितने करने पड़ेंगे, तो उसमें ये कहा गया उसमें बच्चों, मिनिमम कम से कम आपको 10 सदस्य चुनने पड़ेंगे, और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चुन सकते हैं तो 16 सदस्य। अब इनके अलावा यहाँ से सीखना है बच्चों, मैंने कहा गवर्नर जनरल की परिषद में इनके अलावा कुछ और सदस्यों को शामिल करना पड़ेगा, कम से कम 10 अधिकतम 16 सदस्य। और ये जो सदस्य होंगे इसमें से कम से कम 10 सदस्य, एम का मतलब मेंबर, मैंने कम से कम 10 सदस्य बच्चों भारतीय होने चाहिए, भारतीय सदस्य। ये इंटरेस्टेड पॉइंट है। आपने क्या देखा
कि बच्चों यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इन सदस्यों के अलावा भी अब कुछ और सदस्य शामिल करने पड़ेंगे गवर्नर जनरल की परिषद में, जिसमें से मिनिमम 10 या अधिकतम 16 सदस्य हो सकते हैं, और जिनमें से कम 10 सदस्य कहाँ के होने चाहिए बच्चों, भारतीय सदस्य होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये था आपका परिषद के रेफरेंस में। और एक चीज और याद रखेंगे, जो भारतीय परिषद है इनको कहा जाएगा बच्चों गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य। अभी वापस लौटेंगे इस पे। अब चलिए बात कर रहा हूं मैं स्टेट गवर्नमेंट यानी कि प्रांतीय परिषद। ये प्रांतीय विधायिका, जो आपकी प्रांतीय विधायिका, या आप इसको क्या कह सकते हैं, परिषद। ठीक है गाइस, तो आप यहां से एक चीज सीखेंगे, जैसे इसमें भी क्या निश्चित किया गया था कि जितने सदस्य थे उनके अलावा अब क्या होने वाला, जैसे उदाहरण के तौर पे बंबई प्रांत था आपका, बंबई प्रांतीय परिषद ये विधायिका थी, तो उन्होंने कहा कि बंबई में भी सेम ऐसी होना कि अगर आप चाहें तो मिनिमम यहाँ पे उन्होंने कहा 8 सदस्य आप चुनेंगे, और या फिर आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं बच्चों 20 सदस्य और चुन सकते हैं। ये किसके लिए बात कही गई है, मुंबई के लिए। उसी प्रकार से बात कही गई बच्चों मद्रास के रेफरेंस में कि मद्रास से भी आप क्या काम कर सकते हैं, अपनी विधायिका या परिषद में मिनिमम आप क्या काम कर सकते हैं और 8 सदस्य शामिल कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम क्या कर सकते हो 20 सदस्य और शामिल कर सकते हो। उसी प्रकार से बच्चों बंगाल के लिए एक बात कही गई, किसके रेफरेंस में, बंगाल के लिए भी, कि वो बंगाल भी क्या कर सकते हैं, जो बंगाल की परिषद है तो ये भी अपनी उसमें मिनिमम 8 सदस्य और शामिल कर सकते हैं, और आपका मैक्सिमम क्या कर सकते हैं बच्चों 20 सदस्य और शामिल कर सकते हैं। एक और आपका था बच्चों कौन सा, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। तो उत्तर पश्चिम प्रांत में भी क्या हो सकता था बच्चों, मिनिमम संख्या हो सकती थी 8 और मैक्सिमम संख्या यहां पर हो सकती थी 15। ठीक है, मतलब इतने सदस्य और क्या हो सकते हैं, यहां पर बढ़ाए जा सकते हैं प्रांतीय विधायिका या परिषद में। ये बहुत समझने वाली बात है। अब ये जो सदस्य आप बढ़ा रहे हो बच्चे, इनमें से क्या है ना, कुछ सदस्य कैसे होंगे बच्चों, वो होंगे आपके नॉमिनेटेड। कि सर इनको नॉमिनेट या मनोनीत करेगा तो करेगा कौन, क्या ये बात समझ में आ गई? किसके रेफरेंस में बात चली है बच्चों, प्रांतीय विधायिका के अंदर। जो अब ये सदस्य कैसे होंगे, तो बच्चों ये सदस्य कौन से वाले हैं, नॉमिनेटेड वालों को मैंने अभी बताया, ये गैर सरकारी सदस्य हैं, गैर सरकारी सदस्य हैं ये। अगली चीज, अब मैं कह रहा हूं इनका चुनाव, तो बच्चों इन सदस्यों का जो चुनाव होगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसा होने वाला है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है गाइस, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने क्या सीख लिया कि सर नया डिपार्टमेंट बहुत चीज़ें चेंजिंग कर रहा है यहाँ पे, और उसमें क्या होगा कि हम जो प्रांत हैं वहाँ की प्रांतों के अंदर जो सरकारें हैं वो सरकारें क्या काम करेंगी, अपनी परिषद में और सदस्यों को क्या करेंगी, शामिल करेंगी। और ये जो नॉमिनेटेड सरकारी सदस्य ये भी कौन होंगे बच्चों, ये भारतीय, ये सदस्य भी कौन है बच्चों, भारतीय हैं। अब इसमें से अगला स्टेटमेंट ये है कि सर अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों तो चुनाव होगा कैसे इनका, तो चुनाव होगा इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में बच्चों कोई तो वोट देगा, वोट देगा कौन, तो वोट देंगे, चलो यानी कि यहाँ समझ लेंगे बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि इनका इलेक्शन किसके माध्यम से हो रहा है बच्चों, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। नगर पालिका के जो हेड होंगे वो लोग वोट करेंगे, जिला बोर्ड जो चुना गया था, जिला बोर्ड के जो अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे वो लोग वोट कर सकते हैं। व्यापार मंडल की स्थापना की गई थी, तो व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष वगैरह जो उनके मेंबर्स होंगे वो लोग वोट करेंगे। विश्वविद्यालय के जो कुलपति वगैरह होंगे वो वोट करेंगे। चैम्बर्स ऑफ बोर्ड के जो हेड और जो सदस्य होंगे, इन सदस्यों के द्वारा क्या होगा बच्चों, गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव होगा। तो ये चुनाव कैसा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। सर ये प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, तो बच्चे यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ समझ लो। यदि किसी चुनाव में भारत की जनता, क्या चीज, भारत की जनता यदि अगर वोट करती है तो वो चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष। क्या ये बात समझ में आ गई? यदि भारत की जनता जिन लोगों को वोट करती है तो उनके चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष। जैसे भारत की जनता ने मान ली किसको चुना है, एमपी को। अब एमपी क्या काम करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो बच्चों एमपी को हमने चुना और जो एमपी है, एमपी ने किसको चुना, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति चुनाव हो जाएगा अप्रत्यक्ष। यानी कि जिस भी चुनाव में भारत की जनता वोट करती है वो सब के सब चुनाव होते हैं कैसे, प्रत्यक्ष। और जिसमें हमारे द्वारा चुने गए लोग वोट करते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये कैसा बच्चों, ये है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में आगे और देखते हैं। चलिए तो जो अभी हमने वहां से देखा था उसी के आगे से आप यहाँ पे लिख लेना, मैं उसके आगे से
तो सबसे पहले एक तरह से ये देखेंगे बच्चों कि इसके तहत क्या होता है बच्चों, भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शंस यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो क्या देखा आपने कि यहाँ पे कि बच्चों सबसे अहम क्वेश्चन पूछा जाता है 1892 का। सर इस तरह से क्या हो जाता है बच्चों कि भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। और दूसरा पॉइंट यहाँ से याद रख लेंगे बच्चों, ये पूरा जो सिस्टम था कि अब इसमें क्या हो देखने को मिलेगा आपको नई चीजें, कि एक तो आपने सीख लिया इस अधिनियम के तहत क्या होता है बच्चों, भारतीय सदस्यों को शामिल किया। तो आपने क्या देख लिया बच्चों, क्या अभी नहीं देखा आपने कि गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, गैर सरकारी सदस्य जो बोल रहे हैं हम, तो जो गैर सरकारी सदस्य कौन थे बच्चों, ये भारतीय थे। तो भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया है किस किस में, तो आपने देख लिया एक तो गवर्नर जनरल की परिषद में, और एक किस में किया गया बच्चों, प्रांतीय परिषद। ओके ठीक है गाइस, तो आपने दो पॉइंट है आपका किसका, भारत परिषद अधिनियम में। पहला पॉइंट तो एक तो भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई, दूसरा क्या देख लिया, भारतीय सदस्यों को भी गवर्नर जनरल की परिषद और प्रांतीय परिषद में क्या कर लिया गया, शामिल किया गया। अब इन भारतीय सदस्यों को क्या थी बच्चों, कुछ पावर्स भी दी गई। क्या दी गई यहाँ पे, पावर्स दी गई। तो वो पावर्स क्या थी, चलिए पहले पावर्स देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, बजट पर बहस, राइट। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये एल नहीं लिखा मैंने, ये राइट का सिंबल लगाया लाइक दैट इज। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि भारतीय सदस्यों को बच्चों, अब भारतीय जो सदस्य हैं वो गवर्नर जनरल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में शामिल हो गए। तो जो भारत के सदस्य होंगे ना बच्चों, तो जो बजट प्रस्तुत होगा चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्रांतीय परिषदों के द्वारा, जो भी बजट प्रस्तुत होगा उन बजट पर अब भारतीय जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या काम कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते थे यानी कि बहस कर सकते थे। लेकिन जो अगर मतदान नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, इनको मतदान करने का अधिकार नहीं मिला। सर ये मतदान मतलब, अगर बच्चों कोई भी कानून या बजट प्रस्तुत होता है, पास होता है, तो उसमें क्या होता है, सदस्यों की वोटिंग होती है, हाँ भी कितने लोग इसको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। तो इस तरह का ये जो गैर सरकारी सदस्य थे ये लोग उसमें वोटिंग नहीं कर सकते थे। तीसरा पॉइंट बच्चे इसमें क्या है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ से ये है, ये लोग अभी मैंने क्या कहा, तीसरे में लिखा बच्चे मैंने कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे, यानी इस पे भी क्या है बच्चों, क्रॉस का साइन। एक बार फिर से सर, भारत परिषद अधिनियम 1892 का अकॉर्डिंग क्या होता है सर, इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो जाती है। और एक तरह से क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे भारतीय सदस्यों को जब शामिल कर लिया गया तो इन्हें पावर क्या दी गई कि ये बजट पर बहस तो कर सकते थे लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे, और इनको कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस यानी कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था। अब आप पूछेंगे सर ये कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं, बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस का मतलब यहाँ से ये है कि यदि अगर मैं आपसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रश्न पूछूं तो उसका आपको जवाब मौखिक देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, यानी कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जो अगर आप रिप्लाई करेंगे तो वो रिप्लाई कैसा, मौखिक। मौखिक मतलब बोलकर हाथों हाथ रिप्लाई करना पड़ेगा, ओरल आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, उनको बोलते हैं हम अनुपूरक। क्या बात समझ में आ गई। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग में सबसे एक और स्टार क्वेश्चन मैं यहाँ समझा रहा हूँ बच्चे, वो प्रश्न क्या है यहाँ से, एक तरह से बच्चों भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी। अगर आपसे पूछ तो ये जो अधिनियम था बच्चों, ये जो व्यवस्था एक तरह से क्या देखने को मिल रहा है हमें कि हाँ सर भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरुआत होगी। तो अगर कभी भी प्रश्न आए कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो शुरुआत है किस अधिनियम के तहत हुई थी, भारत परिषद अधिनियम 1892। ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है बच्चों, सब यहाँ से पूछा गया आपसे। ठीक है गाइस, तो ये सारे क्वेश्चन आपको किसके रेफरेंस में थे, भारत परिषद अधिनियम। चलिए कुछ आगे फैक्ट देख लेते हैं। चलिए गाइस, तो देखिए जितने अभी अधिनियम हमने पढ़े हैं वहाँ से तो वॉइसराय जितने भी रहे हैं यहाँ की प्रोमिनेंट घटनाएं मैं आपसे संविधान से रिलेटेड समझा रहा हूँ। तो अगर हम वॉइसराय पढ़ें तो सबसे पहला वॉइसराय कौन था बच्चों, भारत का पहला वॉइसराय लॉर्ड कैनिंग था, जो 1856 से कब तक रहा है, 62 तक। अब इसके दरमियान में आप मुझे बताइए कितने अधिनियम पारित हुए। तो बच्चों 2 अधिनियम पारित हुए। एक कौन सा अधिनियम हुआ था बच्चों, 1858 का, और दूसरा अधिनियम कौन सा था, 1861, और आपने एक और पढ़ा था 1862 हाईकोर्ट एक्ट। हाईकोर्ट एक्ट ये भी इसी में आया था। क्या बात क्लियर हो गई।
तो सर मैं यहाँ से ये सिखा रहा हूँ आप सर, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम की जो प्रोमिनेंट घटनाएं, तो उसमें सर 1858 का भारत शासन अधिनियम था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1862 में हाईकोर्ट अधिनियम इसके समय में आया था। उसके बाद में बच्चे लॉर्ड कैनिंग ने क्या काम किया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था। कब? आपका 1856। तो कितने अधिनियम हो गए आपको? 4 अधिनियम। तो विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था इसकी धारा थी 15। तो जो 15वीं जो धारा थी, 15वीं धारा में क्या किया गया था बच्चों, विधवा कानून को कानूनी मान्यता मिली, यानी कि जो विधवा है उस वो भी क्या कर सकती है, मैरिट कर शादी कर सकती है, और वो ये कैसे लीगल है, मतलब कानूनी तौर पर वो शादी कर सकती है। उसके बाद में पहली बार बच्चों महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की थी वो किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। इसीलिए महालेखा परीक्षक या और आज हम वर्तमान में भारत को आज़ाद होने के पश्चात इसी महालेखा परीक्षक का जो नाम बदल कर रख दिया गया था कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ से एक चीज़ और याद रख लेंगे बच्चों कि देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग का जो अगर जनक पूछा जाए कि भारत में जो कैग व्यवस्था है ये किसने शुरू की थी? पद से रचित मतलब शुरू, तो ये किसने किए? लॉर्ड कैनिंग ने किए। उसके बाद में इंडियन पिनल कोड, आईपीसी के बारे में बहुत बार सुनते हैं, आईपीसी धारा दफा 302 के तहत फांसी की सजा, ये सब चीजें, तो वो सारी टोटल जितने भी, तो वो सब चीज किसमें है बच्चों? वो आपका इंडियन पिनल कोड जो भारतीय दंड संहिता, और ये भारतीय दंड संहिता को किसने तैयार किया था? लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। और उसके बाद में बच्चों यहां से इसको भारत में कब लागू किया था? 1860 में। कब की बात है ये? ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले कब लेकर आए? 1860 की घटना है। तो अब इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता में क्या है? ये आपराधिक मामले कि कैसा अपराध आपने किया है, उसके लिए आपको क्या सजा होगी और उस पर आप पे क्या जुर्माना लगेगा, ये सारी चीजें आपको इंडियन पेनल कोड के माध्यम से मिलेंगी। और याद रखें भारतीय पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड क्या होता है? भारत की सेना पर लागू नहीं होता। और भारत के अलावा, भारत तो है, भारत के अलावा बच्चों श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई में भी क्या होता है बच्चों? इंडियन पिनल कोड, यही वाला जो हमारा ये देश में लागू है यही सब में लागू है। बस हर जगह पे इनमें सब में थोड़े थोड़े क्या कर दिए गए? संशोधन कर दिए गए। या ये कह सकते हैं आप, अगर हमारे देश की भी बात करें तो जो इंक्लूड इंडियन, तो इंडिया में श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई, इन सारे देशों में इंडियन पेनल कोड इसी को अपनाया गया बस, लेकिन बशर्ते क्या कर लिया गया? सबने थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर लिए गए। उसके बाद में सीआरपीसी, द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, इसको भी किसने शुरू किया था बच्चों? लॉर्ड कैनिंग के समय की घटना है। तो सारी जितने भी इवेंट्स थे तो ये सब लॉर्ड कैनिंग के समय की घटनाएं गाइस, ये याद रखेंगे आप। चलिए मैं आगे बताता हूं इससे आगे देखेंगे गाइस। तो देखिए ऑलरेडी हम ना कैनिंग तो पढ़ चुके हैं, कैनिंग के रेफरेंस में क्या क्या सीखा आपने। तो कैनिंग के बाद में दूसरा जो वॉइसरॉय बनाया गया गाइस, तो वो लॉर्ड एल्गिन को बनाया गया था, वो जो 62 से कब तक रहा? 64 तक। तो इसके समय की कोई खास प्रोमिनेंट घटना नहीं है। देखिए एल्गिन के बाद में आया था लॉरेंस। लॉरेंस कब तक रहा था? देखिए 1864 से अब 69 तक। इसको कहा जाता है बच्चों भारत का रक्षक। तो सिंपल वर्ड अभी याद रख लीजिए, क्योंकि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करें तब उसमें जाकर डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये वो चीज़ें जो पॉलिटी में आगे जाके काम में आएंगी। तो लॉरेंस को भारत का रक्षक कहते हैं। अब लॉर्ड मेयो कब आया था? देखिए 1869 से, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है बच्चों ये। तो इसी के समय कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई थी। और भारत की प्रथम जनगणना भी कब हुई थी? 1872 में। वो भी किसके समय में हुई थी बच्चों? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। उसके बाद में बनते हैं बच्चों भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 72 से 76 तक रहा। फिर आते हैं लिटन 60 से 80 तक। और रिपन के देखिए लिटन के बाद तो देखिए गाइस अभी मैं बात कर रहा हूँ किस पे? रिपन के रेफरेंस में। तो रिपन का जो टाइमिंग था 1880 से 84 तक। अब ये जो आप देख रहे हैं बच्चों इल्बर्ट बिल 1884, एक्चुअली कई दफ़ा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल कब आया था? तो 1884 में। किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और ये एक्चुअली था क्या? एक्चुअली पहली बात बच्चों, ये बिल पास नहीं हुआ था। इस बिल को रिपन लेकर आया था अपने शासनकाल में। और इस बिल के माध्यम से जो इंडियन जजेस थे, भारतीय जजों को एक अधिकार दिया गया था, जिसके माध्यम से अब भारत के जो जज होंगे ना, वो भी अंग्रेजों के केसों की सुनवाई कर सकते हो। इसीलिए ब्रिटिश ने क्या काम किया? अंग्रेजों ने इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध किया, जिसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। अल्टीमेटली रिपन को अपना यह बिल वापस लेना पड़ा और यह बिल क्या हो जाता है लास्ट में बच्चों? फेल। के बात समझ में आ गई? तो प्रश्न पूछा गया कि इल्बर्ट बिल का क्या संबंध है? तो याद रखेंगे सर, इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जजेस को यह अधिकार दिया जा रहा था, जिससे कि वह अंग्रेजों के ऊपर जो केसेस हैं उनके केसों की भी पैरवी कर सकें। क्या बात समझ में आ गई?
उसके बाद में इसके समय की अगर हम सेकंड साइड में देखते हैं तो जो इसी ने रिपन ने क्या काम किया था, स्थानीय स्वशासन की को भारत में प्रारंभ किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय स्वशासन को शुरू करने का जो क्रेडिट है ये भी किसको जाता है बच्चे, लॉर्ड रिपन को। इसने क्या काम किया था, एक आपका तालुका बोर्ड, म्यूनिसिपल और आपका जिला बोर्ड। तालुका जो बोर्ड है बच्चों इसको जनरली मतलब ग्रामीण क्षेत्र, तो इस तरह से क्या था, इसने 3 छोटे छोटे मतलब स्थानीय सरकार कहते हैं किसको बच्चे, स्थानीय सरकार जैसे आपका गांव का प्रधान होता है, उसके बाद में जिला पंचायत होते हैं तो इनको स्थानीय सरकार कहा जाता है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ बच्चे नियमित जनगणना 1872 से, तो ये जो घटना है बच्चों तो ये समझेंगे पहली जो जनगणना हुई थी तो वो जनगणना कब हुई थी बच्चों, 1872 में पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद में रिपन के समय में जो जनगणना हुई है बच्चों तो वो हुई है यहाँ पे कंटिन्यू जनगणना, यानी कि अब जो इसके समय में जो वो हुई थी जनगणना तब से लेकर हर 10 साल बाद जनगणना होती है। ये जो समय लिखा हुआ 1872 तो बच्चों ये पुरानी वाली जनगणना का टाइम था, प्रथम जनगणना का, गलती से लिखा हुआ है। इसके बाद में क्या आता है बच्चों, डफरिन बना 1884 से कब तक, 88 तक। और इसी के समय में क्या हुआ था बच्चों, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये सभी को पता है जनरली 28 दिसंबर 1885 में। बस आपने कमेंट करके बताना है कि कांग्रेस की जो स्थापना थी वो की किसने है, उसके संस्थापक कौन है। और डफरिन के बाद में कौन गवर्नर किसको बनाया गया था, वायसराय लैंसडाउन को, जो कब से रहा था 1888 से 94 तक। क्या ये बात समझ में आई? चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। इन सबसे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इनको रिकॉल कीजिए और तो डेफिनेटली आपको कम टाइम में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी बच्चों, याद हो जाएंगी। अहम रोल होता है आपके बहुत बेहतर नोट्स बने होने चाहिए और आप उनको दिन में 1-2 दफ़ा जरूर रिवीजन करें जब तक वो आपको सब चीज़ें याद ना हो जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे कमेंट करके कहते हैं कि सर जैसे कि डीपीएसआई के लिए, यूपीएसआई के लिए बताइए कैसा पढ़ना है। भाई सीधी सी बात मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो उनके ज़रिए से आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, स्किल भी बढ़ेगी। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जैक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उनकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तब आप उन क्वेश्चन को पिकअप कर पाते हो। कि ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो वो आपके माइंड पर साइन करेंगी चीज़ें। ठीक है गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी ये क्लासेस मेरी अगर देख भी रहे हैं तो याद रखिए कि कोई भी वीडियोस को देखने पर क्या होता है, वो फील नहीं होता जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन यदि अगर आप चाहें तो उसको क्लास वाला फील ला सकते हैं। आप बेहतर तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स बनाइए, फिर जो भी आप नोट्स बनाएं उनको फेयर करके फिर उनको रिविजन करो 2-3 दफ़ा। हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा उनको जरूर रिवीजन करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर कमियां क्या होती है, वो नोट्स भी बना लेते हैं, क्लासेस भी अटेंड करते हैं, लेकिन जो नोट्स उन्होंने बनाए हैं उनको कभी फुर्सत से बैठ के उनको रटते नहीं, रिवीजन नहीं करते। और जब तक ये काम नहीं करेंगे आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। और याद रखिए जब तक चीज़ें तुम्हारी याद नहीं है ना, उन नोट्स का कोई बेनिफिट नहीं है। ओके गाइस, तो बेहतर यही है। देखिए अभी जैसे लॉकडाउन का ये जो टाइमिंग ड्यूरेशन जो ये निकला है तो अब आगे को काफ़ी वैकेंसीज या जॉब्स आने वाली हैं, तो इसीलिए आप अभी से प्री प्लान करके लेके चलिए। तो 2021 का टारगेट बना लो कि हर हाल में जॉब चाहिए। अगर आपने ये टारगेट बना लिया कि सर कुछ भी हो जाए इस बार 2021 में कोई ना कोई मुझे एग्जाम्स क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको 4 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। देखिए कुछ बच्चे अगर आप चाहें तो हिंदी तब पढ़ें जब आप किसी पेपर की ऑनलाइन करा दें और आपको लगता है कि उसमें हिंदी आती है, इसलिए आप अभी हिंदी को साइड करके रख सकते हैं। उसके बाद में आता रीजनिंग बच्चे, तो रीजनिंग के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, मेरे हिसाब से जो यूनिट आपको नहीं आती है यूट्यूब से आप बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पढ़ी हैं उनको देख लें, लेकिन आप क्या काम करें, प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। जीएस के लिए आपको पहले पढ़ना ज़रूरी है और जब आप पढ़ लें 2-3, जब आप इन सबको पढ़ लेंगे तो सब आपके पास में बहुत तरह की छोटी बुक्स आती हैं, जैसे ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव जीएस भी आता है, आप उससे क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद में शिरोमणि के अच्छे लेवल के आते हैं, उनसे आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। जब आप वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें डिफरेंट भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आउटर भी, सब तरह के मिलेंगे। लेकिन क्या है कि एक समझ बिल्ड होती है, उससे पता चलता है कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे बनती है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए गाइस, तो आज के सेशन में हम इतना ही। बाकी आई होप आप सबको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। कमेंट करके जरूर बताया करें बच्चे, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ओके गाइस, तो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।